नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 मई 2023 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कल मेरे पास में एक मैसेज आया था। वैसे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे उस मैसेज को शेयर कर दिया था कि अपनी ही कम्युनिटी से, आप लोगों में से ही एक इंडिविजुअल जिनका नाम है आकाश शर्मा, जो ऑलरेडी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में डिप्लॉयड हैं, वो गार्गी क्लासेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेन पेज डिस्कशंस को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, बोला इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिली है उनको। ठीक है, तो उनका 419वीं रैंक मिली है उनको अभी। ठीक है, और वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें उनकी फर्स्ट रैंक है, तो प्रोबेबली उनको आईएएस तो मिल गया। ठीक है, ये मान के चलो आप। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो इतना सही है कि भाई गार्गी क्लासेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, अपने को पढ़ाना है रेगुलर बेसिस पे। जितना मैं खुद को अपडेट रख सकूँ, जितना अपडेट आपको मैक्सिमम दे सकूँ, स्टैटिक पोर्शन के साथ में लिंकिंग हम स्टैब्लिश कर सकें, वो सारी चीज़ें फिर आपको हेल्प करें, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है ना। तो ऐसे में बस कंटिन्यू बने रहिए आप भी, उस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि यूपीएससी आईएएस की जो प्रिपरेशन या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो लेवल या फिर जो विड्थ हमें चाहिए होती है, उतना तो देखो हमारे पास में है नहीं। ये मैं आपको फैक्ट बता दूं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मैंने अभी तक कवर किया नहीं है। ठीक है, और स्टैटिक पोर्शन अकेले से कवर होना भी आपको पता है नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, किया जा सकता है, पर वही चीज़ होती है कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के दो वीडियोस डालो, फिर उसके बाद में एडिशनल आप जो ऑफलाइन काम कर रहे हो वो थोड़ा सा इशू रहता है। पर जो चीज़ें यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल के आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिनमें ये रहता है कि भाई आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शंस में लिंकिंग स्टैब्लिश करने की आदत पड़ जाए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, क्या करना चाहिए। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो फिर आपकी हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में भी, और डेफिनेटली आपकी खुद की एनालिटिकल अप्रोच होगी, वो इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प कर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है वो आकाश शर्मा को हेल्प कर गई। ठीक है जी, तो पॉइंट हमारा यही था मेन। तो उनको कंग्रेचुलेट करते हैं गार्गी क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से हम आर्टिकल्स को इंक्लूड करने वाले हैं। देखो, एक तो है वामत इन सिडनी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से रिलेटेड आउटपोस्ट इन द सी, अंडमान निकोबार, जो वहाँ पर आप कह सकते हो अंडमान निकोबार कमांड जो है, उसकी हम बात करेंगे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तीसरा हम समझेंगे कि कोल की बजाय हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या प्लान है इसका। और एक हम समझेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 मई को, मतलब परसों। तो उसको इनॉग्रेशन के टाइम पे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हो एक लीडर है, ठीक है, डेरेक ओब्रायन, तो उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, मतलब करंट जो रिजीम है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, वो प्रॉब्लम्स को तो हम इतना नहीं देखेंगे, पर ये देखेंगे कि मुद्दा क्या है। ठीक है, किन चीज़ों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल से इनको देखते हैं किक करके। फर्स्ट आर्टिकल है वार्मथ इन सिडनी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात हम कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में, 3 दशकों में इंडिया का एक भी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे नहीं गया। पहले गए थे राजीव गांधी जी 1986 में, और उसके सीधा 30 साल का गैप लगता है लंबा। ठीक है जी, लगभग 28 साल का गैप, और नवंबर में 28 साल का गैप, हाँ, लगभग 2014 में, नवंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर विजिट में। अब देखो, ये जो रिलेशनशिप थी ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये पहले इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड में आपको पता ऑस्ट्रेलिया यूएसए की तरफ था, और फिर उसके बाद में हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो उसके चक्कर में हमारे साथ में रिश्ते अच्छे नहीं बनाए रखे थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस वजह से आमने सामने ही थे, ये मान के चलो। और हमारे रिश्ते देखो यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। ठीक है, वो बात अलग है कि हमने कोई सा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ना तो यूएसएसआर वाला ना यूएसए वाला, पर रिश्ते किसके साथ अच्छे थे वो हमें भी पता है। तो इस केस में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों आमने सामने थे, ये कह सकते हो इनडायरेक्टली। पर पॉइंट क्या है कि ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, जो कि पहले बिल्कुल खड्डे में पड़ी थी, कोई एफर्ट्स नहीं थे, वो एकदम से बूम पे आ जाती है। बोले ये अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है बायलैटरल रिलेशनशिप का।
ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स ने वैसे बहुत कोशिशें की है इंडिया के साथ रिश्ते बनाने की, पर इंडियन लीडरशिप ने कोई भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो विजिट करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और आज आप देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन कहाँ पहुंच गई है। कॉड की मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली, पर होता क्या है कि यूएसए में आपको पता है, हमने एक आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया था जिसमें यूएसए की जो गवर्नमेंट है उनको जो डेट सीलिंग दी हुई है वहाँ की कांग्रेस के द्वारा वो ब्रीच हो रही है। इसका मतलब यूएसए की सरकार जितना मार्केट से पैसा उधार ले सकती है वो लिमिट हो रही है ख़त्म, और अभी बजट का आना बाकी है। कांग्रेस से अप्रूवल लेना एक अपने आप में प्रायोरिटी बन गई थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई थोड़ा और पैसा निकल जाए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से रन हो सके। पर कांग्रेस में वहाँ पर रिपब्लिकन्स है ना, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी के लोग, वो थोड़े डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट मतलब नंबर्स उनके पास अच्छे खासे हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि बोला हम नहीं देंगे अप्रूवल, और जो बाइडेन चाहते हैं कि भाई अप्रूवल जो है वो कांग्रेस के थ्रू ही हो। तो ये एक डोमेस्टिक क्राइसिस चल रहा है उनके सामने, पैसे की कमी आ रही है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया मुद्दा यहाँ पे, तो आप एक बार आर्टिकल एक्सप्लेन पेज वाला जो पोर्शन हो आप जरूर देखना कि किस तरीके से वहाँ पर सरकार को, वहाँ की सरकार नहीं बोलते वैसे, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट नहीं होती है वैसे, ठीक है। वह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जनरली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन हो गया, पर बाकी जो उनके मिनिस्टर होते हैं, बेसिकली मिनिस्टर भी नहीं बोल सकते उनको, वो सेक्रेटरीज होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के खुद के द्वारा, समझ गए। तो इस केस में क्या है कि वहां पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से कॉड समिट को कैंसिल करना पड़ा और वो अभी यूएस पहुंच गए फिर। पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे जाते हैं, और वहां पर आपको पता है किस तरीके से ग्रैंड उनकी वेलकम हुई है, और उन्होंने स्पीच भी दिया है, और आपको पता है वो वीडियो देख लेना आप आराम से, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ऑस्ट्रेलिया करके आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या क्या बातें बोली। इसके अलावा डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब सेगमेंट्स में आज एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ठीक है जी। एशियन वाटर्स की बात कर लो, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर लो, लगातार एंगेजमेंट कंटिन्यू है। G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, तो अभी वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है एल्बनीज, वो ऑलरेडी एक विजिट तो करके जा चुके हैं इस साल में 2023 में, अब दूसरी विजिट अब और हो जाएगी सितंबर में जब G20 समिट में वो आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो रिश्तेदारी है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आज की, वो म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बेस्ड है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, भाई होगा भी क्यों नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है दैट इज डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। फिर इसके बाद में डायस्पोरा की बात आती है। वो इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं, वो लगभग 10 लाख के लगभग होने वाले हैं, 7.5 लाख का तो क्रॉस हो चुका है, ठीक है। बहुत से लोग इंडिया के वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को एक एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं इंडिया को छोड़ के, ठीक है जी। इनको लिविंग ब्रिज भी बोला गया है। बोला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दोनों की सोसाइटी में ये जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा है जो वहाँ जाके सेटल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्रेस में पार्टिसिपेशन दे रहा है अपना, तो बोले ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की सिटी, बेंगलुरु इंडिया की सिटी, यहाँ पर नए कॉन्सुलेट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की स्टडी इंडिया में हो सके, इंडिया की स्टडी ऑस्ट्रेलिया में हो सके, और रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सके। कुछ मुद्दे हैं जिनमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में थोड़े इश्यूज आते हैं, जिनमें एक तो है कि वहाँ पर जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा हिंदू टेम्पल्स को तोड़ना फोड़ना, वो सारे जो हो रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। वैसे दोनों सरकारों की तरफ से ये कमिटमेंट है कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ये जो कोई भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के जो भी ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बोले उनका बायलैटरल रिलेशन पे कोई असर नहीं आएगा, और देखा जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। ऑस्ट्रेलिया इस बात के लिए बिल्कुल कंसर्न्ड है। तो ये चीज़ें हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से रिलेटेड, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को, तो आप बस उसी में एक कड़ी और जोड़ दो आज का ये आर्टिकल। आगे चले, अगला आर्टिकल है एन आउटपोस्ट इन द सी। आर्टिकल को लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। 2013 से लेकर अभी तक देखा जाए तो चाइना ने साउथ चाइना सी रीजन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स की लाइन लगा दी है। मतलब ये कि वहां पर खुद से चाइना ने आइलैंड्स बनवा दिए, ठीक है। लगभग 3,000 से 4,000 एकड़ नई जमीन तैयार कर दी है
और उन ज़मीनों का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? वहाँ पर अपनी गाइडेड मिसाइल बैटरीज इंस्टॉल कर रहा है, वहाँ पर हार्बर बना रहा है, मतलब एक तरीके के पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, एक तरीके से जो इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर सर्विलियंस रखने के लिए अपनी खुद के कह सकते हैं कि रडार्स हैं वो इंस्टॉल कर रहा है। बोले ये सारा काम जो है चाइना बहुत एग्रेसिवली कर रहा है। अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनको राइज करने के पीछे चाइना के कुछ टारगेट्स हैं। एक तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसका मतलब कि चाइना के आसपास के जो वाटर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर सीज, उनमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन पे नजरें गड़ाए रखना कि क्या चल रहा है दुनियादारी में, ठीक है। दूसरा, यहां पर सर्विलियंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है जिससे कि नजरें गड़ाई जा सके और कोई भी कंट्री के अगर शिप्स के द्वारा कोई ऊंच नीच कर दी जाए तो चाइना क्विकली एक्शन ले सके। साथ में उनको फोर्टिफाई भी कर रहा है, इसका मतलब वहां पर अपने मिलिट्री या नेवल बेसिस हैं उनको भी लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये चीजें क्या शो करती है कि चाइना जिस तरीके से अपने खुद के एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो बोला यही चीज हमारे लिए भी एक लेसन भी है और एक चैलेंज भी है। देखा जाए तो हमारे यहां पर भी अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, जिसमें 572 आइलैंड्स हैं। ये इन आइलैंड्स की डिस्टेंस इंडियन पेनिनसुला के कंपैरिजन में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसमें थाईलैंड आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ओके, म्यांमार आ गया, इनसे इनकी डिस्टेंस है वो कम है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी लोकेशन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल क्लोज है, राइट। इस एरिया में हम हमारी पावर, हमारा इन्फ्लुएंस इनको बढ़ा सकते हैं। हमारी रिश्तेदारी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ फ्रेंडशिप वाली और एक्सपेंड कर सकते हैं। बोले ये अपने आप में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड आइलैंड्स हैं। बोले यही चीज ध्यान में रखते हुए हमें भी बे ऑफ बंगाल में अपनी डोमिनेंस बनानी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1, 2001 का दिन, उस दिन इंडिया ने एक अब जंप लिया और एक ऑल आर्म फोर्सेस लोकेट कर दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसका मतलब ऑल आर्म फोर्सेस का मतलब वहां पर आप देखो कोस्ट गार्ड की डिप्लॉयमेंट होगी, नेवी की डिप्लॉयमेंट होगी, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, और वहां पर नाम दे दिया उस स्टेशन का सिनकैन। सिनकैन का मतलब हो गया कमांडर इन चीफ इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है जी। आप देखो इसमें जो तीनों सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स वहां पर चीफ के तौर पे डिप्लॉय होते हैं रोटेशन बेसिस पे, कभी नेवी के कभी एयरफोर्स के, इस तरीके से। आप देखोगे कि वहां पर इंडियन ओशियन के लिए हमने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ना वो भी क्रिएट किया, जिससे कि हम हमारी लिए जो चैलेंजेस है इंडियन ओशियन में उनको ट्रेस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले सकें। जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर होते हैं तो हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स हैं वो चाइना को लेकर के चिंता में आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स की हम बात करें, आसियान कंट्रीज, आसियान में आप एक दो कंट्रीज को छोड़ दो, जैसे एक तो लाओस का नाम लूंगा, एक म्यांमार का नाम लूंगा और एक कंबोडिया का नाम, इनको छोड़ दो आप, इन पे थोड़ा सा चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा बना हुआ है। बाकी इसके अलावा आप मलेशिया की बात भी कर लो, चाहे मलेशिया वैसे देखा जाए कंसर्न है चाइना को लेकर के, वियतनाम को ले लो, इंडोनेशिया को ले लो, फिलीपींस को ले लो, ये वो कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं चाइना की इस एग्रेसिव पॉलिसी, साउथ चाइना सी वाली एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर के बड़े कंसर्न है और ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस रीजन में एक पावर बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। एक बार हम मैप देखेंगे फिर और अच्छे से समझाऊंगा। इस मैप में आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, इधर देख सकते हो अंडमान सी है, इधर ये जावा सी, साउथ चाइना सी का एक्सटेंशन है, उसके साथ में ये कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। इधर ये जावा आइलैंड ये रहा, सुमात्रा आइलैंड ये रहा, ये सारे हो गए, ठीक है। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ में। तो ऐसे में क्या है कि इस एरिया में, इस जगह पे अंडमान
वाले अंडमान एंड निकोबार में इंडिया अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है या कहो कि अपना बेस बनाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का बेस बनाता है, तो उस केस में क्या हो गया कि यहाँ पर कभी भी अंडमान वाले एरिया में, अंडमान निकोबार वाले एरिया में इंडिया जो है वो मलक्का स्ट्रेट को चॉक कर सकता है। ये चीज़ जो थी, ये डर जो था वो चाइना को सताने लग गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये समझने वाली बात है। यहाँ पर कंट्रीज आप जरूर देख लेना। मैप देखने का मतलब ये होता है कंप्लीट मैप आप ध्यान से देख लो कि ठीक है कहाँ कहाँ पर कौन सी क्या वाटर बॉडी लोकेटेड है, कौन सा कंट्री कहाँ पर है। ठीक है ना, चलते हैं फिर से न्यूज़पेपर पे। तो यहाँ पर चाइना के प्रीमियर हु जिनताओ, इन्होंने अपने कंट्री को ये कहा, बोले मलक्का से हम ट्रेड तो कर रहे हैं बोले, पर वहाँ पर इंडिया जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है अंडमान निकोबार वाले एरिया में, तो बोलो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना ने अपने काम जो है, अब उसी के बाद में तो आपको पता है ये धीरे धीरे चाइना ने अपनी खुद की प्रेजेंस जो है वो इस तरीके से बढ़ानी शुरू कर दी है कि इंडिया को घेरा जा सके। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आपने नाम सुना होगा, या इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब से लॉन्च किया है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस जिनमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया के बिल्कुल वेस्ट से गुजरती रहे है, तो उन पे काम करना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ हम देखें तो रायसीना हिल्स का मतलब हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि जी हमें ओवर्ट तो कोई केस करना नहीं है। ओवर्ट का मतलब कि हाँ जी हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिसको लेकर के कहीं पे किसी को गलत मैसेज ना चला जाए। जैसे कि हमने अभी मैप पे देखा कि अंडमान और निकोबार की हम बात करें, अंडमान निकोबार की हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास में लोकेटेड है। तो यहाँ पर इंडिया ने कभी भी कोई अपनी तरफ से एक्सरसाइज या कोई भी शोज नहीं किए जो ये एक्सप्रेस करे कि जी इंडिया जो है वो यहाँ पर पावर एक्सरसाइज करना चाहता है, पावर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। तो इंडिया ने वहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव सोचा और इसके चलते यहाँ पर कोई भी एक जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का हो सकता था वो किया नहीं। और इसी वजह से ये जो सिनकैन करके अंडमान निकोबार आइलैंड में जो डिप्लॉयमेंट थी ट्राई सर्विस फोर्सेस की, इसको क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज इंप्रूव नहीं किया। मतलब शुरुआत तो 2001 में कर दी पर उसके बाद में हमने कोई इसके ऊपर अटेंशन पे नहीं की। ठीक है, इसके अलावा वहां पर ADIZ जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में जो मेन स्टैब्लिशमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ये स्टैब्लिश भी किया, पर वही चीज़ है कि इसके ऊपर इतना कोई इफेक्टिव या फिर एग्रेसिवली काम नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि इस जगह को हम कैसे यूटिलाइज करें। देखो बात ऐसी है कि अंडमान निकोबार कमांड जो है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे देखा जाए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से हिमालयन रीजन में एग्रेशन दिखाता है, तो चाइना की जो नस है ना उसको दबाने में मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है, सिक्योरिटी या फिर आप कहो कि जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है अंडमान निकोबार में, वो ये शो करती है कि चाइना को हम बार्गेन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी बात भी तू मान। ठीक है, आज बहुत सही परिस्थितियां हैं। देखो ये अंडमान निकोबार कमांड वाला एरिया है ना, इस कमांड सिस्टम ने 2004 में जो सुनामी आई थी ना, तब भी बहुत बढ़िया काम किया था। आसपास में जहाँ जहाँ पर भी सुनामी की वजह से डैमेज हुआ था उनको सपोर्ट दिया था। ठीक है, अब क्या है कि लेटेस्ट थिएटर कमांड सिस्टम जो है उसके बेसिस पे अगर देखें, जिसमें गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम अलग अलग सेगमेंट्स में ट्राई सर्विसेज को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक हिमालयन रीजन में देख लेंगे, एक इधर देखा जाएगा बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी, इस तरीके से। तो थिएटर कमांड में क्या किया जा रहा है कि अंडमान निकोबार कमांड वाला एरिया है, इसको ईस्टर्न नेवल कमांड में सबज्यूम किया जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, उसी में इसको डाल दिया जाएगा। तो राइटर इस चीज से इत्तेफाक नहीं रख रहा है। राइटर का ये कहना है कि बोला अंडमान निकोबार को आप ईस्टर्न नेवल कमांड से मत ज्वाइन करो, इसको तो एक सेपरेट कमांड ही रहने दो, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो चाइना जैसे बिगड़ैल कंट्रीज को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, 1999 का कारगिल एपिसोड, 2004 का सुनामी और 2020 का गलवान क्लैश, ये अगर देखी जाए तो ये कहीं पर भी एकदम से ऐसे नहीं है कि हाँ जी हमारे पास में बहुत बड़ा आइडिया था, नहीं, ये क्राइसिस एकदम से आए थे कि हाँ झपकी नहीं कि बस हमारी परिस्थितियां बिल्कुल एडवर्स हो गई। तो उस टाइम पर इस
आइलैंड एंटिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बोले ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर सब्ज्यूम मत करो ईस्टर्न नेवल कमांड में इस अंडमान नेवल कमांड को, आप इस अंडमान नेवल कमांड को इंडिपेंडेंट रहने दो। जरूरत है तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो यहाँ की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, जैसे मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव 3 डायमेंशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सर्विलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पावर डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बोला हर सेगमेंट में आप कैपेबल एनफ बनाओ अंडमान नेवल कमांड को। दूसरा, ये आर्कीपेलेगो दैट मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, इसको हमें कोई भी मिलिट्री इंट्रूजन हो उसके लिए पहले से तैयार रखा जाए, डिफेंस हमारा स्ट्रांग बनाओ वहां पे। तीसरा ये बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग एंड इंटरडिक्टिंग हॉस्टाइल शिप सबमरीन्स, दैट मींस कोई भी चाइनीज शिप या किसी भी दुश्मन का शिप हमारे वाटर्स में अगर आए तो उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम अंडमान नेवल कमांड को स्ट्रांग बनाए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब कभी भी हमें रैपिड एक्शन लेना पड़े किसी भी मतलब डिजास्टर को लेकर के देख लो या किसी भी दुश्मन से डील करने के लिए, तो हमारे पास में एयर लिफ्ट और सी लिफ्ट का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। इसका मतलब रेस्क्यू सिस्टम हमारा एक्टिव होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के टाइम पे डिजास्टर्स का इशू भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, सिक्योरिटी इशू भी बहुत रहता है दुश्मन देशों से। तो बोले ये अंडमान नेवल कमांड को स्ट्रांग करो, ये 4 एक्शंस हमें लेने होंगे। फिर देखो अंडमान निकोबार वाला जो एरिया, अंडमान नेवल कमांड की हम बात करें तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें भी इसका अच्छा रोल रह सकता है। जैसे मैंने बताया कि हिमालयन रीजन में चाइना हमें चैलेंज करता रहता है, और चाइना की जो नेवी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान, बोले उसके वॉरशिप्स को ये वॉरशिप सबमरीन्स हैं वो इंडियन ओशियन में आकर के इधर विजिट करते रहते हैं, कई बार रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ठीक है जी। तो बोले चाइना को काउंटर करने के लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो देखा जाए तो हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम चाइना की नेवी को काउंटर कर सकें। पर पावर बैलेंस भी तो एक चीज़ होती है ना, कि एक बड़े पावरफुल एनिमी को अगर हमें कंटेन करना है, रोकना है, काउंटर करना है, तो हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में कोलिशन क्रिएट कर लें। और उसी का तो एग्जाम्पल है क्वाड, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनकी पार्टनरशिप है। तो बोला ये जो है इनके कोलैबोरेशन के बेसिस पे हमें अंडमान निकोबार में क्वाड के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज तैयार कर देनी चाहिए। और चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखाए उसमें क्वाड एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी भी है। अच्छा, केवल चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिजास्टर रिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल एड, सबमरीन, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वाड और मालाबार कंस्ट्रक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बोले इसमें हमें पोर्ट ब्लेयर में एक डेडिकेटेड फैसिलिटी रख देनी चाहिए, जहां पर ये जो मेंबर कंट्रीज हैं क्वाड के, इनकी नेवीज को डिप्लॉय किया जा सके। यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी रखनी चाहिए, ये नहीं कि केवल इंडिया के लिए ही है। हाँ, टेरिटरी इंडिया की है, पर क्वाड मेंबर्स मिलकर के और फिर बाद में चाइना जैसे कंट्रीज के एग्रेशन को भी काउंटर कर सकते हैं, और कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस क्रिएट हो उसको टैकल हम कर पाएं। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल ऑपरेशन कहीं पे कंडक्ट करना हो, कोई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट करना हो, तो अंडमान निकोबार नेवल कमांड जो है वो हेल्प कर देगी। यहां पर जरूरी है कि हम एक इंडिपेंडेंट जॉइंट कमांड क्रिएट करें, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में या बे ऑफ बंगाल रीजन में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको हम हैंडल कर सकें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके। ये एक आइडिया यहाँ पे दिया जा रहा है अंडमान नेवल कमांड से संबंधित। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ वे आउट ऑफ द कोल ट्रैप। सौमित दासगुप्ता जी ने लिखा है आर्टिकल। इनका यह कहना है कि गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें यह है कि नए कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं लगाए जाएंगे। अब आपको पता है हमारे देश में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लगभग 70% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट से है, और उनमें भी मेनली कोल बेस्ड पावर प्लांट जो हैं उन पे बेस्ड है। पर क्या है कि ये जो बैनिंग की जा रही है, बैन का मतलब क्या, नए कोल प्लांट जो है वो इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे। अब राइटर यहाँ पर कुछ पॉइंट उठाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि बोला हमारे देश में जो पावर की डिमांड है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है,
वो 2029 से 30 के बीच में लगभग 16,000 मेगावाट की एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम कोल बेस्ड कैपेसिटी के बेसिस पे फुलफिल कर पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जितनी हमें बिजली की जरूरत है उसमें हम और बिजली की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते हैं, उसमें से 16,000 मेगावाट तो केवल कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही हम प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब एडिशनल आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट इंस्टॉल करने हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट क्या आया है कि जी हम नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को नहीं इंस्टॉल करेंगे। इसका मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो राइटर इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रहे हैं। कंफ्यूजन को क्लियर करने का तरीका इनके पास में बोले दो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो इस 16,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की बात जो कर रही है। एक तरफ तो कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट पे ही हो सकती है ये रिक्वायरमेंट, एडिशनल कैपेसिटी हमें इंस्टॉल करवा के करनी होगी, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि बैन करना है। तो बोले इसके पीछे ये है कि 2029-30 का जो लेटेस्ट डिमांड का जो प्रोजेक्शन निकाला गया ना कि 16,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, बोले ये कंजर्वेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। इसका मतलब ये कि जरूरत तो मतलब एक तरीके से ये है इससे कम ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको एडिशनल इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के बेसिस पे बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये कि जो डिमांड है, एडिशनल डिमांड 2029-30 तक 16,000 मेगावाट की, बोलो उसको फुलफिल करने के लिए एडिशनल पावर प्लांट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो पीक आवर्स होते हैं बिजली की खपत का टाइम, तो जनरली 7 PM शाम के 7 बजे का टाइम है ना, वो पीक आवर के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि बोले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे कंज्यूम होती है। अब एक तो सुबह का टाइम बिजली ज्यादा खाने वाला होता है क्योंकि अंधेरा जस्ट जाने वाला ही होता है, और एक शाम के टाइम पे। तो बोला आप देखो कि हमारे यहाँ पे बिजली की खपत शाम के टाइम पे ज्यादा होती है, पर पिछले 2-3 सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि शाम के 4 बजे के लगभग ज्यादा बिजली खपत होने लगी है आजकल। इसका मतलब ये हुआ कि शाम के 4 बजे अगर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब तो सनलाइट भी अच्छी खासी अवेलेबल है, तो सोलर पावर प्लांट्स के बेसिस पे रिक्वायरमेंट जो है बिजली की वो फुलफिल की जा सकती है। समझ रहे हो? तो पॉइंट यहां पर ये बताया जा रहा है कि 4 PM के टाइम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, बोलो इसको हम थोड़ा प्रीपोन्ड करवा लें प्लानिंग के बेसिस पे और 2 PM तक ले जाए ना, तो जो 7 बजे शाम को बिजली की रिक्वायरमेंट है वो 4 बजे पर तो आ गई। अब 4 को 2 पर अगर आप ले जाओगे दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे तो सनलाइट अच्छी खासी अवेलेबल रहती है, तो बोलो सनलाइट के बेसिस पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी कोल बेस्ड कैपेसिटी जो है या कोल बेस्ड डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो और रिड्यूस हो जाएगी। तो बोला ऐसे प्लानिंग करके गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। ठीक है। कोल बेस्ड स्टेशन की अगर बात करें तो 2029-30 तक ये बताया जा रहा है कि 267 गीगावाट आज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना कोल बेस्ड पावर प्लांट से, वो बोला 251 गीगावाट तक तो हो चुकी है और कम हो जाएगी आने वाले टाइम पर। तो बोले हम कोल बेस्ड पावर प्लांट पे डिपेंडेंसी ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इस चीज को डेडिकेटेड मैनर में ले रही है जिसमें टारगेट लिए हुए हैं। ठीक है। तो ये जो कोल बेस्ड कैपेसिटी को हम अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो इसमें कोई घाटे वाली चीज नहीं है। और दूसरी चीज, जितना हमें कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में ओल्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स अवेलेबल हैं जो 25 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं। बस फर्क इतना सही है कि उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है। प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, उम्र का कोई असर नहीं है इनके ऊपर, काम अच्छे से करते रहते हैं, बस मेंटेनेंस मांगते हैं, मेंटेन करो। तो बोला न्यू इंस्टॉलेशन को रोकना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी शुरुआत है कि हाँ जी नए कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं बनाए जाएंगे, पर जो 2029-30 तक जो एडिशनल पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें ऑल्टरनेट तैयार करने होंगे, और हमारी जो डिमांड का जो एक फ्रेम है उसको हमें दोपहर में ले जाना पड़ेगा। दोपहर तक अगर ले जाएंगे तो सोलर बेस्ड पावर प्लांट के बेसिस पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरी करना पॉसिबल हो पाएगा, कोल बेस्ड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लान बताया जा रहा है। बोलो गवर्नमेंट का अच्छा कदम है ये। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउस ऑफ ड्यूबियस फर्स्ट। आर्टिकल को लिखा है और डेरेक ओब्रायन जी ने। इनका ये कहना है कि बोला पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, पर बोले हमने बहुत बार देखा है 2014 से लेकर के 2023 तक बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एक तरीके से पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उनको बाईपास करने की कोशिश की गई है। अब ये सीधा हिंट उठा रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर प्रॉपर काम नहीं करने दिया गया है पार्लियामेंट में। एक तो
एमपीज डिनाइड देयर राइट टू वोट बाय डिवीजन। इसमें क्या होता है, जब कभी भी किसी भी बिल पे वोटिंग होती है ना, अब उस बिल में वोटिंग के टाइम पर आई और नो ये करके अनाउंस बुलवाया जाता है। अगर ए ज्यादा होते हैं इसका मतलब अप्रूवल मिल रहा है, नो का मतलब डिसएग्रीमेंट ज्यादा है। जब ये डाउट हो जाए कि आई का मतलब हो गया यस, यस और नो बोलने वाले जो हैं उनके नंबर्स में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन ज्यादा लोग बोल रहे हैं कौन कम लोग बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर फिर डिवीजन वोटिंग करवानी होती है। उसके लिए एक सिंगल एमपी भी है ना, वो डिमांड कर सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि जी डिवीजन वोटिंग करवाओ। तो राइटर यहां पे बोलना चाह रहे हैं, बोला इस डिवीजन वोटिंग की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे बिल्स आए लोकसभा में और राज्यसभा में जिनमें डिवीजन वोट की डिमांड की गई, जबकि वो वोट नहीं होने दिया। ठीक है जी, एक तो ये इनका कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है, जो काम की चीजें मैंने बस वही हाईलाइट की है। बोले डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा अभी भी डिप्लॉयड नहीं है। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था ना, बोले डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट हमें रखनी चाहिए लोकसभा में या नहीं, तो उस टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा था कि बोले स्पीकर की पोस्ट को हमें इंडिपेंडेंट बनाए रखना जरूरी है, तब जाकर के लेजिस्लेचर प्रॉपर मैनर में इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी। और उसका इंडिपेंडेंट रहने का तरीका क्या होगा, बोले डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट हो। इससे क्या होगा कि स्पीकर को जब कभी भी रिजाइन करना होगा तो वो डेप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन देंगे, ना कि प्रेसिडेंट को। बोले इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स चले थे। आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें यह था कि लोकसभा जब भी इलेक्ट होकर के आएगी तो उन्हीं में से एक स्पीकर बनेगा और एक डेप्यूटी स्पीकर बन जाएगा, जितने भी एमपीज इलेक्ट होकर के आएंगे। पर बोला 4 साल बीत गए, अभी तक डेप्यूटी स्पीकर जो है अपॉइंट नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक इनका एक कंसर्न है। फिर इनका कंसर्न है, बोले बहुत सारे फाइनेंशियल बिल्स हैं जिनके ऊपर अच्छे से राज्यसभा में वोटिंग हो सकती है, बोले उनको आप मनी बिल के तौर पे इंक्लूड करके केवल लोकसभा में वोटिंग करवा लेते थे। आपको ये पता ही है कि मनी बिल में जो है वो लोकसभा की पावर जो है वो राज्यसभा से ज्यादा होती है। मनी बिल में वोटिंग जो कुछ भी होगी, इंट्रोडक्शन जो होगा बिल का, वो लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में केवल उसके ऊपर बातचीत हो सकती है और 14 दिन के अंदर अंदर कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है राज्यसभा लोकसभा को कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से सजेशंस है। वोटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता राज्यसभा पास करे मनी बिल को या ना करे। पर लोकसभा में आपको पता है सरकार जो भी बना रहा है उसकी मेजोरिटी है लोकसभा में, एग्जीक्यूटिव तभी तो बने। तो इस वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं जिनके ऊपर एकदम प्रॉपर मैनर में डिस्कशन हो सकता है, उनको बोला मनी बिल आप डिक्लेयर करके और फिर लोकसभा में एक्सक्लूसिव उसकी प्रोसीडिंग करवा देते हो, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं बचता। तो बोले ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप मेरे कहने पे मनी बिल और फाइनेंस बिल इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, या बजट का जो प्रोसेस है ना वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इन आर्टिकल्स में यही था। बाकी देखो एक आर्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, प्लीज आप इकोनॉमिक सर्वे है ना वो पढ़ लेना। ये सारे के सारे प्राइवेट सर्वेज हैं, अलग अलग आइडियाज बोले गए हैं अलग अलग तरीके से, तो इनके ऊपर हम रिलाय करें थोड़ा सा डाउट आता है, क्योंकि प्राइवेट सर्वेज में एक सर्वे कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, तो वहां पर थोड़ा सा डाउट है। गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है आपको इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट का जो स्टार्ट्स है वो आप देख लेना। बाकी यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती। बोला हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज करना होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इंडिया से इस चीज के लिए रिक्वेस्ट भी डाली थी जब 19वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिशियन ICLS हो रही थी 2013 में, उस टाइम पर भी कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को चेंज करो। और वो डेफिनेशन को चेंज करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी। एक तो ये कि जब कभी भी आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करो तो आप शॉर्ट टर्म मेजर्स पे रिलाई करो। ये कि जिस दिन आप किसी इंडिविजुअल को एम्प्लॉयड डिक्लेयर करना चाहो तो उसके पिछले 7 दिन की आपके पास में सर्वे होनी चाहिए कि पिछले 7 दिनों में उसके पास रोजगार था कि नहीं। बोला एक तो ये आप कंसिडर करो इंडिया में जो भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आप डालना चाहते हो उसमें। दूसरा ये कहा कि हर तरीके के वर्क को आप जो है वो अच्छे से सर्वे करो, चाहे वो अनपेड ही क्यों ना हो। पर हाँ, हम एम्प्लॉयड उसी को बोलेंगे जो उन कामों में लगा हुआ है जिसको या तो कोई पेमेंट मिलता है या फिर उस काम का कोई प्रॉफिट मिलता है।
तो बोला इसको आप एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में डालो, पर हाँ सर्वे करो तो हर तरीके के काम का करो जिससे आपको ये भी पता पड़े कि अनपेड लेबर भी कितनी है हमारे देश में। तो ये जो चीजें हैं, ये आईसीएलएस की जो 19वें राउंड की मीटिंग हुई 2013 में, उसमें ये इंडिया से रिक्वेस्ट की गई या इंडिया को सजेस्ट किया गया कि भाई आप अपने एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को चेंज करो। तो ये एक थोड़ा सा सजेस्टिव मैनर में आप लिख सकते हो, ये लोग की ऐसे करके मीटिंग हुई थी, उसमें ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन को चेंज करने के लिए कहा गया। सोनाल देसाई के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। बाकी देखो फिर ये बता रहे हैं अपने खुद के सर्वे के बेसिस पे, जिस पे अपन ज़्यादा रिलाई कर नहीं सकते हैं। तो आप ही बस ये कोट कर सकते हो कि कुछ सर्वेज ऐसे भी आए हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है इंडिया में। तो आईएलओ के द्वारा दी हुई जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी आप बात करो तो ये रिकमेंडेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आईएलओ ने क्या कहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डिस्कशन में देखो इतना ही है। पेइंग फॉर ग्लोबल वेलबींग, इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ